हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। ये प्लस टू का एक बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है, बहुत छोटा चैप्टर है। अगर इसकी वेटेज की बात करें तो वेटेज बहुत ज़्यादा है। सिलेबस रिड्यूस होने से पहले इसको 5 मार्क्स की वेटेज दी गई थी, अब तो इसकी वेटेज और बढ़ जाएगी। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। This is the 8th unit of plus 2 D and F block elements. आइए स्टार्ट करते हैं इसको। D and F block element, आपने periodic टेबल को तो देखा होगा। periodic टेबल में जो मेन 4 ब्लॉक्स होते हैं, फर्स्ट ब्लॉक इज दिस इज S ब्लॉक। ये S ब्लॉक होता है। ये आपका P ब्लॉक होता है। ये आपका D ब्लॉक है एंड नीचे आपका F ब्लॉक है। तो मेनली पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक्स हैं, एस, पी, डी एंड एफ। ये एस ब्लॉक है, ये आपका पी ब्लॉक है, ये आपका डी ब्लॉक है और ये आपका एफ ब्लॉक है। इस चैप्टर में हमारा फोकस डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक पे है। आइए आगे चलते हैं। ये नॉलेजेबल फैक्ट है, जो एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, जो एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, उन्हें रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहा जाता है। बेटा ये 1 मार्क के क्वेश्चंस होते हैं, पता होने चाहिए। +1 में भी आते हैं, +2 में भी आते हैं, कॉम्पिटिशन्स में भी आते हैं। तो ये जो एस ब्लॉक एलिमेंट है एंड पी ब्लॉक एलिमेंट है, इनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोला जाता है। एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक, इन्हें रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहा जाता है। आइए आगे चलते हैं। जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, दे आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट। डी ब्लॉक कौन से थे पीरियोडिक टेबल में? ये जो बीच वाले हैं, ये वाले, दे आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं, उन्हें रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहा जाता है। इसमें एक चीज का ध्यान रखिएगा, इसमें 4 फैमिलीज होती हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये वर्टिकली कम पढ़े जाते हैं, हॉरिजॉन्टली ज्यादा पढ़े जाते हैं। तो 4 फैमिलीज हैं, ध्यान रखिए। डी ब्लॉक में 4 फैमिलीज होती हैं, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एंड फोर्थ। मैं ये फिर से एक बार बताता हूँ। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कौन सी है? हम इसका कलर थोड़ा ग्रीनिश करते हैं, ये वाला। ये फर्स्ट सीरीज है। फिर सेकेंड कौन सी है? सेकेंड इज 10, ये सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज। थर्ड कौन सी है? तो आपको पता होना चाहिए कि डी ब्लॉक में कितनी सीरीज होती है, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। एंड फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज कौन सी होती है? दिस इज द फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। तो डी ब्लॉक में 4 ट्रांजिशन सीरीज होती हैं और डी ब्लॉक एलिमेंट्स, मेनली डी ब्लॉक के ज्यादातर एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट माना जाता है। वो ज्यादातर क्यों बोल रहा हूं, आगे क्वेश्चन आएगा, हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। आइए तब तक आगे चलते हैं। अब आ गया, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर नोन एज
इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से हैं? आइए इसको हम रेड से मार्क करते हैं। आइए मार्क करते हैं, ये हमारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। इसमें दो सीरीज होती हैं, एक 4f, एक 5f। जो 4f सीरीज है, ध्यान से देखिए, जिसके आगे छोटा सा लेंथेनाइट सीरीज लिखा हुआ है, 4f सीरीज इज नोन एज लेंथेनाइट सीरीज। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लेंथेनाइट सीरीज। ये जो सीरीज है ये लेंथेनाइट है, दैट इज 4f। जो 5f सीरीज है, जो 5f सीरीज है, दैट इज नोन एज एक्टिनाइट सीरीज। ये एक्टिनाइट सीरीज 5f सीरीज। एफ ब्लॉक को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है और इसके अंदर दो सीरीज होती हैं, दोनों के अलग अलग नाम है, एक 4f है, एक 5f है। 4f को लेंथेनाइट्स कहते हैं, 5f को एक्टिनाइट्स कहते हैं। ये तो इंट्रोडक्शनरी पार्ट हो गया। 1 मार्क के क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। ये है डी ब्लॉक की जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वैसे +1 में भी पढ़ी होती है। +1 में जनरली हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, n-1 d1 to 10 ns 0 to 2, या 1 to 2 भी लिख देते हैं, तो इस तरह भी लिखा जाता है। तो अगर कोई हम एग्जाम्पल लें, स्कैंडियम लें, स्कैंडियम इज 21, it's 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। अगर आप इसमें देखें, ये है ns2, ये वाला ns2, n-1, 3 को हम n-1 लिख रहे हैं, d1 to 10, 1 to 10 में फिलहाल स्कैंडियम में क्या आ रहा है? 1। किसी केस में 2 आएगा, किसी केस में 3 आएगा, किसी केस में 4 आएगा, 5 आएगा, चलता रहेगा। अब क्रोमियम में अगर आप देखें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5। अब इस केस में देखिए, डी में 5 आ गए और यहाँ पे 1 आ गया। तो कभी 1 आता है, कभी 2 आता है, किसी किसी केस में 0 भी आता है। तो व्हाट इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक? ये नोट करना है, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। n-1 d1 to 10 ns 0 1 2 और 0 1 और 2। तो उम्मीद करते हैं आपने ये नोट कर लिया होगा। आइए आगे चल रहे हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट मेजर क्वेश्चन बनता है, व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स? जनरली बच्चे बोल देते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। यहाँ पे मार्क्स कट जाते हैं। सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते। आइए इसकी टेक्निकल डेफिनेशन देखते हैं। These elements, either in their atomic state or in their common oxidation state, have partially filled d orbitals. Partially filled n-1 d orbital। इसका क्या मतलब है? आइए इसको अंडरस्टैंड करते हैं। कहते हैं लाइक स्कैंडियम है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1, it's 21। इस पे अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में D पार्शियली फिल्ड है, D इज पार्शियली फिल्ड। और अगर मैं 4 को N मान लेता हूं या N को 4 मान लेता हूं, एक ही बात है। अगर मैं N को 4 मान लेता हूं तो 3 क्या होगा? 3 विल बी व्हाट? n-1।
वो भी तो ये कह रहा है कि n-1 में पार्शियली फिल्ड डी होना चाहिए इन देयर एटॉमिक स्टेट। कुछ एलिमेंट्स में एटॉमिक स्टेट में डी भरा नहीं होता। आइए कोई और देखते हैं, लाइक Fe26। वैसे मिनिमम 30 तक तो आपको नंबर और एलिमेंट्स याद होने चाहिए। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6। अभी भी देखिए डी पार्शियली फिल्ड है, तो स्कैंडियम भी एक ट्रांजिशन एलिमेंट है, आयरन भी एक ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो यहाँ पे अगर आप 21 टू 29 तक लेते हैं, 21 टू 29, तो ये सारे के सारे ही ट्रांजिशन एलिमेंट। 28 तक तो एटॉमिक स्टेट में ही बन जाते। 29 को थोड़ा ध्यान से करना पड़ता है। आइए 29 करते हैं। 29 याद होगा कॉपर होता है, एक्सेप्शन कॉन्फ़िगरेशन है। इट्स 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। इस केस में 4s1 3d10 हो जाता है। अगर आपको याद हो, ये स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी, पर अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे डी भरा हुआ है, पर डी तो वो कह रहा था पार्शियली फिल्ड होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। एटॉमिक स्टेट के अंदर अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप एटॉमिक स्टेट की बात करें, एटॉमिक स्टेट में चाहे इसका डी भरा हुआ है एटॉमिक स्टेट, पर अगर आपको याद हो इसकी सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है? इसकी सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट थी कॉपर 2 पॉजिटिव, कॉपर सल्फेट में। कॉपर सल्फेट में कॉपर +2 होता है, CuCl2 में भी +2 होता है, तो जनरली ये +2 शो करता है। अगर मैं कॉपर 29 2 पॉजिटिव ले लूँ तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s0, 3d9, 4s0, 3d9। अगर आप ध्यान से देखें तो डी फिर से क्या हो गया? पार्शियली फिल्ड हो गया। इस बार वो एटॉमिक स्टेट में नहीं है, बट पार्शियली फिल्ड किसमें है? मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे वो पार्शियली फिल्ड है। किसमें पार्शियली फिल्ड है? मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, इस वाले। अब कॉपर अगर एटॉमिक स्टेट में देख रहे हैं, एटॉमिक स्टेट में तो उसका डी भरा हुआ है, बट उसकी सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज +2, पर उसमें डी इसका पार्शियली फिट है। तो कॉपर भी क्या बन गया? ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या बन गया? ट्रांजिशन एलिमेंट। कॉपर ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों है? उसका तो डी भरा हुआ है। नो, कॉपर का डी भरा हुआ है, डी ऑर्बिटल भरा हुआ है एटॉमिक स्टेट में। किसमें भरा हुआ है? एटॉमिक स्टेट। बट उसकी कॉमन ऑक्सीडेशन जो कि +2 है, उसके अंदर उसका डी पार्शियली फिल्ड है। तो कॉपर को क्या माना जाएगा? कॉपर को माना जाएगा ट्रांजिशन एलिमेंट। क्वेश्चन भी आ सकता है, कॉपर हैज फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन। कॉपर के पास फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स हैं, दैट इज 3d10। फिर भी वो ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों है? तब आप बोलेंगे कॉपर की सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2। +2 के अंदर कॉपर के पास डी कंप्लीटली फिल्ड नहीं होता, पार्शियली फिल्ड होता है। इस कारण उसको ट्रांजिशन एलिमेंट माना जाता है। तो पहले तो आपको क्या आना चाहिए? पहले तो आपको डेफिनेशन आनी चाहिए किसकी? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। आइए एक बार पहले ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। यहाँ पे 10 था और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए गए, तो 9। आइए फिर से एक बार पढ़ते हैं। व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स?
these element either in their atomic state or in their most common oxidation state have partially filled n-1 d orbitals. तो इसमें एग्जांपल्स क्या होंगे? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, कॉपर, कोई भी ले लीजिए, आयरन, निकल, कोबाल्ट, ये सारे, ये इसके एग्जांपल्स हैं। इसमें हमने डेफिनेशन भी दे दी कि इनके पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल होते हैं या तो उसकी एटॉमिक स्टेट में या उसकी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। फिर एक क्वेश्चन आता है मन में कि कुछ एलिमेंट तो ऐसे होते होंगे जिनका डी ग्राउंड स्टेट में भी भरा हो और मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में भी भरा हो, फिर उनके साथ क्या होगा? आइए उसी क्वेश्चन को देखते हैं। ये देखिए, वाई जिंक, कैडमियम, मर्करी आर नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांजिशनल। बड़ा फेमस क्वेश्चन है ये, अक्सर एग्जाम में आता है, तो इसको आप स्टार लगा लीजिए, इसको स्टार लगाइए, ये हमने इसको स्टार लगा। बड़ा फेमस क्वेश्चन है ये, आप इस पे 5 स्टार्स भी लगा सकते हैं, आपको एग्जाम में अक्सर देखेगा ये क्वेश्चन। तो पहले तो जिंक, जिंक जो होता है that is atomic number 30, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. So zinc have fully filled d orbitals in their atomic state. Atomic state या ground state एक ही बात होती है। जिंक का सबसे कॉमन कंपाउंड कौन सा है? जिंक का सबसे कॉमन कंपाउंड होता है जिंक सल्फेट। तो जिंक बनेगा +2। अगर मैं जिंक +2 की कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो क्या बनेगा? इट्स 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s0, 3d10। तो जो जिंक है, अगर आप ध्यान से देखें तो उसका तो डी दोनों ही केसेस में भरा हुआ है, चाहे वो एटॉमिक हो चाहे उसकी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर दोनों ही केसेस में उसका डी भरा हुआ है तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट के डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो जिंक को हम ट्रांजिशन एलिमेंट कंसीडर नहीं कर सकते। फिर से बता रहा हूं, पहले तो यहाँ ट्रांजिशन एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, कॉन्फ़िगरेशन ही डेफिनेशन लिखनी है, फिर आपने बताना है कि जिंक ग्राउंड स्टेट दैट इज एटॉमिक स्टेट एज वेल एज मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, दोनों में डी भरा हुआ है। दोनों में अगर डी भरा हुआ है, अगर दोनों में ही डी भरा हुआ है तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। सेम जो कैडमियम होता है, हम कैडमियम की बात करते हैं, कलर बदल लेते हैं। कैडमियम होता है 5s2, 4d10, ये हो गया आपका कैडमियम। दिस इज कैडमियम। मरकरी, मरकरी भी ऐसे ही होता है, मरकरी that is 6s2, 6d10। ना कैडमियम ना मरकरी, दोनों में ही डी भरा हुआ, ध्यान से d10। तो एटॉमिक स्टेट में तो तीनों ही क्या कर रहे हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे, और इनकी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी क्या है? +2। तो ये अपनी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में भी इनका डी भरा हुआ है। तो ना तो ये अपनी ग्राउंड स्टेट में, ना ही ये अपनी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में डी को पार्शियली फिल्ड शो कर रहे हैं। तो अगर इनका डी भरा ही नहीं हुआ तो इन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट कंसिडर ही नहीं कर सकते, तो दे आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। तो हम लिखेंगे, पहले तो ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे
ये दोनों तरह से हम कॉन्फ़िगरेशंस लिखेंगे और फिर लिखेंगे जिंक, कैडमियम एंड मरकरी हैव फुली फिल्ड d orbitals in their ground state, as well as in their normal oxidation states, so they cannot be considered as transition element. So उन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट कंसिडर नहीं किया जा सकता। तो उम्मीद करते हैं आपने ये क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। बड़ा ही बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। आइए कुछ और अच्छे क्वेश्चंस करते हैं और इम्पोर्टेंट भी। इसी क्वेश्चन का मोल्ड कैसे किया जा सकता है, टीचर आपको डिस्टर्ब कर सकता है कैसे, ये तो उसी का जो भी मैंने आपको लिखाया आप उसको पढ़ भी सकते हैं। द ट्रांजिशन एलिमेंट हैव इनकम्प्लीट filled d orbitals. Zinc, cadmium, mercury have d10 and they are not considered as transition element, but they are d block elements. ये d block element जरूर है but ये transition element नहीं। तो ये हमने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन भी कर लिया, समझ भी लिया। आइए आगे चल रहे हैं। अब ऐसा क्वेश्चन डाल के टीचर आपको डिस्टर्ब कर सकता है, वाई जिंक, कैडमियम, मरकरी आर कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन। ध्यान से देखिए, अभी हमने बोला था नॉट कंसिडर्ड एज, अब वो बोला कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन। तो आप कहेंगे तो पिछले क्वेश्चन का कंट्राडिक्टरी हो गया। कंट्राडिक्टरी नहीं हो गया, उसने क्वेश्चन के पहलू को बदल डाला, सोचने के नजरिए को। कहता है अगर मान लिया जाए कि जिंक, कैडमियम, मरकरी भी ट्रांजिशन एलिमेंट है तो आप इसको जस्टिफाई कैसे करें। तो बिल्कुल इजी है। यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि जितने ट्रांजिशन एलिमेंट हैं लाइक स्कैंडियम 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1, 3d1, ऐसे ही टाइटेनियम आ गया 3d2, फिर 3d3, क्रोमियम एक्सेप्शन आ जाती है 4s1, 3d5, ऐसे चलता जाएगा 3d5, 3d6, 3d7, 3d8 एंड एक्सेप्शन आ जाएगी 4s2, 3d9 बन जाता है, 9 की जगह 10 हो जाता है, फिर अगले में जिंक आ जाता है लास्ट में, ये 29 तक हो गया। अगर आप ध्यान से देखें तो ये सारे के सारे जो ये एलिमेंट्स हैं ये डी ब्लॉक भी हैं और ट्रांजिशन भी। 21 से लेके 29 तक अगर मैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की बात करूं तो ये सारे डी ब्लॉक भी हैं और ट्रांजिशन भी। बट जो जिंक है, इसको हम क्लियर कर रहे हैं, जो जिंक है वो डी ब्लॉक तो है, वो डी ब्लॉक एलिमेंट है, पर उसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट कंसीडर नहीं करते। वो हम लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस भी कर चुके हैं क्यों नहीं करते। तो हम ये तो कह ही सकते हैं कि सारे ट्रांजिशन एलिमेंट, ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स are D block elements. D block elements. Similarly, zinc, cadmium, mercury are also D block elements. Zinc, cadmium, mercury भी क्या है, D block elements हैं, and their properties are quite similar. And their properties are quite similar. So they can be considered as transition element. तो आप ये बोलेंगे कि जितने ट्रांजिशन एलिमेंट हैं वो डी ब्लॉक एलिमेंट हैं, जिंक, कैडमियम, मरकरी भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, तो इनकी प्रॉपर्टीज आपस में मैच करती हैं, तो हम जिंक, कैडमियम, मरकरी को कंसिडर कर भी सकते हैं। अगर वो पूछता है कर सकते हैं तो करने वाला बताना है,
और अगर वो कहता है नहीं कर सकते तो उसकी फेवर में आंसर है। तो कई बार डिफरेंट सेट में डिफरेंट तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं, पर जिसने पढ़ा होगा वही लिख पाएगा। तो आप क्या लिखेंगे? जिंक, कैडमियम, मरकरी डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, सारे ट्रांजिशन एलिमेंट भी डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, तो इनकी प्रॉपर्टीज क्वाइट सिमिलर हो जाती हैं, तो हम इनको कंसिडर कर सकते हैं। क्लियर? उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। आइए आगे चलते हैं। ये देखिए, all transition element are d block element. Since zinc, cadmium, mercury are also d block element, so their properties are quite similar, so they can be considered as transition. साथ साथ आप इसकी एक दो की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिख के दिखाएंगे, जैसे मैंने अभी आपको दिखाई। आइए आगे चल रहे हैं। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ऑन व्हाट ग्राउंड यू कैन से स्कैंडियम इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट बट जिंक इज नॉट। अभी आपने ध्यान दिया होगा, ये क्वेश्चन अभी हम करके हटे। हमने जिंक को ये प्रूव किया कि वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, क्योंकि उसका डी भरा हुआ है उसकी ग्राउंड स्टेट में भी और उसकी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में। स्कैंडियम का तो डी पार्शियली फिल्ड है, तो वो तो डेफिनेशन को वैसे ही जस्टिफाई कर रहा है, तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। आइए आगे चल रहे हैं। एक सिमिलर क्वेश्चन और आ रहा है। सिल्वर एटम हैज कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स। सिल्वर की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो 4d10 होती है, 4d10 in its ground state. How you can say that it is a transition element? कहता है जो सिल्वर है उसका डी पूरी तरह से भरा हुआ है, फिर इसे ट्रांजिशन एलिमेंट कंसिडर क्यों कर लिया जाता है? ऐसे मैंने बहुत सारे सिमिलर क्वेश्चन आपको कराए हैं, पर मैं इस क्वेश्चन में चाहूंगा कि आप इसको एज होमवर्क लें और खुद थोड़ी सी रिसर्च करें, किताब खोलें, ये क्वेश्चन सॉल्व करें और सॉल्व करके मुझे सेंड करें। आइए तब तक हम आगे चल रहे हैं। आइए हम आगे चल रहे हैं। ये भी एक बहुत मजेदार क्वेश्चन है, जब भी एग्जाम में आता है काफी बच्चे परेशान हो जाते हैं। Why transition elements are called transition? आधे बच्चे तो ये कहते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन तो जो है वो है, बट एग्जाम में अगर आ जाता है तो मार्क्स कट जाते हैं। तो फिर से एक बार पढ़ते हैं। Why transition elements are called transition? ट्रांजिशन एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहा जाता है? मतलब ये कहना चाहता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट का जो नाम है वो ट्रांजिशन एलिमेंट ही क्यों है। जैसे आपका कोई नाम है तो ये नाम आपका क्यों है, लाइक माय नेम इज राजीव, राजीव खान। तो अगर आप पूछेंगे सर आपका नाम राजीव क्यों है, तो सेम क्वेश्चन है। तो चलिए इस बात को तो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि मेरा नाम राजीव क्यों है, पहले इसको डिस्कस करते हैं। वाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। आइए इसके लिए हमें पहले पीरियोडिक टेबल देखना पड़ेगा। आइए हम एक पीरियोडिक टेबल देखते हैं इसके लिए। पहले तो ये पीरियोडिक टेबल आ गया। इसमें पहले तो ये पहचानिए कि ट्रांजिशन एलिमेंट कौन से। ट्रांजिशन एलिमेंट्स मेनली डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। तो ये हमने ये वाले यहाँ से यहाँ, आपको पता है जिंक, कैडमियम, मरकरी को हम नहीं लेते, तो जनरली आप इसकी बात कर सकते हैं। ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब क्वेश्चन ये आता है कि इनको ट्रांजिशन एलिमेंट कहा ही क्यों जाता है। बड़ा ध्यान से समझिएगा, है तो इजी बहुत अगर समझ आ जाए तो। आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, अगर आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो साइज के साथ क्या होता है, जो साइज की प्रॉपर्टी है वो डिक्रीज कर।
अगर आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा हो तो लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज। तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट का साइज है वो एस से तो छोटा है पर पी से बड़ा है, लाइक somewhat you can say like this according to size। एस का साइज बड़ा है, फिर डी का उससे छोटा है, पी का उससे छोटा है, तो ये देखिए बीच में फॉल कर रहा है। आइए आयनाइजेशन एनर्जी लेते हैं। आपने पढ़ा होगा आयनाइजेशन एनर्जी कैसे वेरी करती है। आयनाइजेशन एनर्जी, हाँ जी आयनाइजेशन एनर्जी, अगर हम इधर मार्क करें कि आयनाइजेशन एनर्जी कैसे वेरी करती है तो आपको पता होगा कि लेफ्ट टू राइट ये इंक्रीज करती है, लेफ्ट टू राइट ये इंक्रीज करती है। ये हो गया आयनाइजेशन एनर्जी और ये हो गया इंक्रीज। इंक्रीज को हम थोड़ा छोटा लिख देते हैं, कलर बदल देते हैं, इंक्रीज। तो जो एस ब्लॉक है ये आपका बीच में डी ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है। एस की जो आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम है, डी की उससे ज्यादा है, पी की उससे ज्यादा है, तो डी की प्रॉपर्टी बीच में फॉल कर गई। तो ऐसे ही डी की सारी ही प्रॉपर्टीज लगभग एस और पी के बीच में फॉल करती है। आपने इंग्लिश में समझिए ट्रांजिशन, ट्रांजिशन का इंग्लिश में जो हिंदी में मीनिंग है इसका मतलब होता है बदलाव, चेंजिंग। तो ये जो डी ब्लॉक की प्रॉपर्टीज है ना ये एस और पी के बीच में फॉल करती है, तो एक तरह का ये ट्रांजिशन फेस बन जाता है। हर प्रॉपर्टी एस और पी के बीच में फॉल करनी शुरू कर देती है। साइज, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, सब कुछ। तो उससे क्या होता है, तो बदलाव में आ गया ये, और बदलाव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन। क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन। तो ये ट्रांजिशन क्या बन गए, एलिमेंट्स बन गए, इसीलिए इनका नाम ट्रांजिशन एलिमेंट किया। नाउ यू कैन, आई थिंक सो यू कैन राइट कि the properties of D block elements lies between S and P block elements, so they act as a transition phase, so they act as a transition phase and so they are known as transition element। तो ये इसका बहुत ही इजी सा आंसर बन जाए। ये चैप्टर बहुत आसान है, बहुत हाई वेटेज है, तो अगर आप इंटेलिजेंट हैं आपको ये वैसे भी करना चाहिए, ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर है। अगर आप वीक स्टूडेंट हैं तो भी करना चाहिए। मान लीजिए अगर इसकी वेटेज 6 मार्क्स की है तो ये 25% ऑफ द पासिंग मिल जाएगा। तो चैप्टर अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो जरूर पढ़िए इसको। आइए आगे चल रहे हैं। हाउ द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट वेरीज इन ट्रांजिशन सीरीज। मैं पहले एक चीज बताना चाहूंगा, मैंने पहले भी बताया था, जब ट्रांजिशन सीरीज पढ़ी जाती है तो हम लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं, ना कि टॉप टू बॉटम। तो वो ये पूछ रहा है कि अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करें तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के साथ क्या होगा। हाउ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट वेरीज इन ट्रांजिशन सीरीज। पहले बताइए, क्वेश्चन क्लियर हो गया कि अगर हम लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में जाते हैं, लेफ्ट राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल, तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट पे क्या फर्क पड़ता है, ये क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन पे चलते हैं फिर से। हाउ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट वेरीज इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इसको समझना है हमें। पहले तो ये समझना है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं दे आर मेटल्स। मेटल में मेटालिक बॉन्ड होता है और मेटालिक बॉन्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है। आपने लिखना है ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर मेटल बाय नेचर। मेटल है मेटालिक बॉन्ड्स,
metallic bond depends upon number of unpaired electrons. आइए अनपेड इलेक्ट्रॉन्स को देखते हैं. स्कैंडियम, इट्स 4s2 3d1. अगर हम एक छोटा सा ग्राफ बनाएं, एक अनपेड हो गया, अनपेड होता अकेला स्कैंडियम टाइटेनियम, इट्स 1, इसमें एंड में आएगा 4s2 3d2. अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 हो गए, फिर 23 3d3 3 हो गए, फिर 5 हो गए सीधे, 5 नहीं 6 हो गए क्रोमियम में. क्रोमियम में 4s1 3d5, तो ये 6 हो गए. ठीक है, तो ये अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो मैग्नेटिक मोमेंट भी बढ़ रही है. अब जैसे जैसे Fe पे आएंगे, 4s2 3d4, 4 अनपेड रह गए, फिर 3 रह गए, फिर 2 रह गए, लाइक दिस कम होने शुरू हो जाएंगे. तो पहले पहले अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं और फिर कम हो रहे हैं. अगर पहले अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं और फिर कम हो रहे हैं, तो पहले मेटेलिक बॉन्ड बढ़ेंगे और फिर मेटेलिक बॉन्ड कम हो जाएंगे. तो इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कुछ इस तरह होना चाहिए, पहले ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है. मेरी बात को फिर समझिए. हाउ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट वेरीज इन ट्रांजिशन एलिमेंट. तो आप लिखेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर मेटल बाय नेचर. मेटल है मेटेलिक बॉन्ड. Metallic bond depend upon number of unpaired electrons. When we move left to right, the number of unpaired electrons first increases and then decreases. So melting point first increases and then decreases. क्लियर हो गया? आइए, उम्मीद करते हैं बड़ा ही इजीली समझ आ गया होगा आपको. अभी हमने पढ़ा हाउ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट वेरीज इन ट्रांजिशन एलिमेंट. तो बेटा जो ट्रांजिशन एलिमेंट थे वो क्या थे? दे आर मेटल बाय नेचर. मेटल have metallic bonds. Metallic bond depend upon number of unpaired electrons. तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स पहले बढ़ रहे हैं और फिर कम हो रहे हैं. तो अगर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन पहले बढ़ेंगे और फिर कम हो जाएंगे, तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी पहले बढ़ेगा फिर कम हो जाएगा. अब एक बार फिर देखते हैं इसको. ये हमने डी बना दिया. डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं. डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं. आइए इसमें इलेक्ट्रॉन भरते हैं. तो D1 इसका जो स्पिन है ऊपर की तरफ ले लेते हैं. D1 D2 D3 D4 D5. देखिए अनपेड बढ़ रहे हैं. फिर पेयरिंग हो जाएगी तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कम होने शुरू हो जाएंगे. तो ये पेयरिंग हो रही है, अनपेड इलेक्ट्रॉन कम होते जाएंगे. इससे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाएगा. तो एक्सपेक्टेड ग्राफ क्या है इस केस में? एक्सपेक्टेड ग्राफ ये है कि पहले अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़े तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बढ़ना चाहिए. फिर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कम हुए तो मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाना चाहिए. ये आपका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट का एक्सपेक्टेड ग्राफ कुछ इस तरह से बनना चाहिए. तो आइए इसको देखते हैं. पहले नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं एंड फिर कम. तो लगभग वही ट्रेंड है, पहले बढ़ना और फिर वो हाफ फिल्ड फुली फिल्ड की थोड़ी बहुत एक्सेप्शंस तो आती हैं. आपको इतना टेढ़ा मेढ़ा एग्जाम में नहीं बनाना. आप सिंपल एक ग्राफ ऐसे बना सकते हैं जैसे मैंने आपको बना के दिया. यहाँ पे आप मेल्टिंग पॉइंट, यहाँ पे आप मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लिख लीजिए. मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. यहाँ पे आप एटॉमिक नंबर ऐसे. चलिए आइए आगे चलते हैं.
हाउ द मैग्नेटिक करेक्टर वेरीज इन ट्रांजिशन एलिमेंट। अब मैग्नेटिक करेक्टर क्या होता है? मैग्नेटिक करेक्टर लाइक मैग्नेटिक मूवमेंट। अब मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे निकालते हैं? हमने पढ़ा था म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एन इंटू एन प्लस टू। इसके यूनिट थे बोहर मैग्नेटॉन, वेयर एन इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आप बोलेंगे मैग्नेटिक मूवमेंट या मैग्नेटिक करेक्टर डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ही पढ़ा कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पहले ही बढ़ते हैं और फिर कम हो जाते हैं। तो मैग्नेटिक मूवमेंट में भी क्या होगा? पहले मैग्नेटिक मूवमेंट बढ़ेगी और फिर कम हो जाएगी। तो ये आपका सिमिलर ग्राफ बनेगा। और इसमें बस आप एक फॉर्मूला और लिख देंगे, म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एन इंटू एन प्लस टू बोहर मैग्नेटॉन। बीएम स्टैंड फॉर बोहर मैग्नेटॉन। ये मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला है निकालने का। वेयर एन इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एन आपका क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं, पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं? पैरामैग्नेटिक तो होते हैं जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जिनके पास क्या होते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो जितने भी जिनके पास अनपेयर्ड आएंगे दे बिकम पैरामैग्नेटिक। फिर डायामैग्नेटिक क्या होते हैं? जिनके पास सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं और इनकी मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होती है, इनकी जीरो नहीं होती। पैरामैग्नेटिक की जीरो नहीं होती, डायामैग्नेटिक की मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होती है एंड दे हैव जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और उधर इसके बाद एक आता है फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक में जनरली क्या लिखते हैं? दे हैव लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। they have large number of unpaired electrons। उन्हें फेरोमैग्नेटिक कह देते हैं। म्यू इज क्वाइट हाई। म्यू इज क्वाइट, आप इसको ऐसे लिखिए, म्यू इज क्वाइट हाई। म्यू इज क्वाइट हाई। तो ये भी अगर आप लिखना चाहें तो इसमें लिखना क्या है? magnetic character depends upon number of unpaired electrons। When we move left to right in a transition series, unpaired electron first increases and then decreases। So magnetic character or magnetic moment, it also first increases and then decreases। एंड साथ में अगर आप ये लिखना चाहें और ये फॉर्मूला जो हमने नीचे लिखा और ये ग्राफ, तो ये क्वेश्चन पूरा हो जाता है। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। आइए आगे चलते हैं। ये इसका लगभग सिमिलर ग्राफ है। देखिए पहले बढ़ रहा है और फिर कम हो रहा है। आपको इतना सीरियसली नहीं बनाना, आपको एक जर्नल बनाना है। आप इतना एग्जैक्ट नहीं बना सकते। आपको सिंपल क्या शो करना है? पहले बढ़ रहा है और फिर बस सिंपल। ये तो बुक वाले हैं, हर एलिमेंट का टिपिकल एग्जांपल लेके बनाते हैं, तो इतना इतना डिटेल में टीचर आपसे नहीं मांगेगा। आपको तो एक ट्रेंड बताना है। नीचे फॉर्मूला दिया हुआ है, ये इसके साथ इसके यूनिट आ जाएंगे। बोहर मैग्नेटॉन, ये म्यू मैग्नेटिक मोमेंट का सिंबल होता है। आइए इसको क्लियर कर देते हैं, आगे चलते हैं। Why transition element act as a catalyst? पहले तो आपको यहाँ पे कैटलिस्ट की डेफिनेशन दे। कैटलिस्ट वो पूछ रहा है कि ट्रांजिशन एलिमेंट कैटलिस्ट क्यों एक्ट होते हैं। तो आप बताएंगे कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो कैटलिस्ट क्यों एक्ट होते हैं। पहले तो आपको डेफिनेशन बतानी है। कैटलिस्ट आर द सब्सटेंसेस which form temporary complex compound with the reactants, decreases their energy requirement and increases the rate of reaction। कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होते हैं जो रिएक्टेंट के साथ टेम्परेरी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बना लेते हैं, जिनसे
उनकी एनर्जी ऑल्टर कर जाती है और रेट ऑफ रिएक्शन भी ऑल्टर कर जाता है। तो ये हमने सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, हमने केमिकल काइनेटिक्स में भी पढ़ा हुआ है। तो आपने बताना क्या है यहाँ पे, पहले तो डेफिनेशन लिखी, उसके बाद आप क्या बोलेंगे। जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, वेकेंट डी ऑर्बिटल्स। हमने अभी पढ़ा था पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होते हैं। तो आप बोलेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट है पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स। These partially filled d orbitals forms temporary complex compound, temporary complex compounds with the reactants which alters the energy requirement, which alters the energy requirement and changes the rate of reaction, changes the rate of reaction, changes the rate of reaction. तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हो गए। ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स कैटलिस्ट क्यों एक्ट करते हैं? पहले तो हमने कैटलिस्ट की डेफिनेशन लिखी, फिर हमने बताया कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उनके पास पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होते हैं। ये जो पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होते हैं दे फॉर्म टेम्परेरी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विद द रिएक्टेंट्स, जिससे एनर्जी रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है और जिससे रेट ऑफ रिएक्शन भी चेंज हो जाता है, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन भी चेंज हो जाता है। उम्मीद करते हैं ये कैटलिस्ट वाला समझ आ गया होगा। मैं एक चार्ट दिखा रहा हूं आपको। ये चार्ट, आइए पहले मैं चार्ट दिखाता हूं आपको। ये चार्ट है। अगर तो आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो तो आपको एक या दो कोई भी एग्जाम्पल याद होना चाहिए, और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, IIT JEE नीट, तो एक बार आप सारे एग्जाम्पल्स को लर्न कर सकते हैं। जैसे TiCl3 जिगलर नाटा होता है, आपको याद हो पॉलिथीन की प्रोडक्शन में यूज होता है। V2O5 हमने पी ब्लॉक में पढ़ा था, ये H2SO4 की प्रिपरेशन में यूज होता है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। MnO2 ये डिकम्पोजिशन में काम आता है। तो ऐसे ही MnO2 जो हो गया वो KClO3 की डिकम्पोजिशन के लिए हो गया। Fe हेबर बॉश प्रोसेस में यूज होता है अमोनिया की प्रोडक्शन में, एंड सो एंड सो एंड सो। ये कॉम्पिटिटिव के लिए आप इन सबको लर्न कर सकते हैं। स्कूल एग्जाम्स के लिए आपको एक या दो बहुत है। आइए आगे चलते हैं। वाई ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म अलॉयज। तो यहां सबसे पहले तो आपको अलॉय की डेफिनेशन लिखनी है कि अलॉय की डेफिनेशन क्या होती है। अलॉयज की डेफिनेशन लिखनी है। अलॉयज आर homogeneous mixtures of metals। यहां पे आपको metals लिखना है। नॉन मेटल वर्ड अवॉइड करना है, नॉन मेटल नहीं लिखना। 10th क्लास में अलॉयज की डेफिनेशन में हम लिखते थे दे आर द होमोजीनियस मिक्सचर्स ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। अब आपको ये नहीं लिखना, अब आपको लिखना है अलॉयज। 12th में आके डेफिनेशन बदल जाती है, आपको लिखना है अलॉयज आर होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल्स, होमोजेनियस मिक्सचर्स ऑफ मेटल। तो ये आपको नॉन मेटल वर्ड वहां पे यूज नहीं करना। ये तो हो गया अलॉयज की डेफिनेशन। अब ट्रांजिशन एलिमेंट अलॉयज क्यों बनाते हैं? जो ट्रांजिशन एलिमेंट हैं उनके एलिमेंट्स का साइज सेम होता है। एलिमेंट्स आर नियरली ऑफ सेम size. Transition elements are nearly of same size
So they can be easily mixed. They can be easily mixed in liquid state, yeah, in molten state, and after solidification, they form homogeneous mixtures known as alloys. तो क्या लिखना है? Transition elements are nearly of the same size. They can be homogeneously mixed in the molten state. They can be homogeneously mixed in the molten state. Later, then they are solidified. On solidification, they form alloys. तो पहले तो alloy की definition आ गई. Alloys are the homogeneous mixtures of metal. ये तो definition हो गई. अब इसके बाद ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म अलॉयज क्यों बनाते हैं? तो आप लिखेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट आर नियरली ऑफ द सेम साइज. आप इसको अंडरलाइन भी करेंगे, इसके मार्क्स बड़े ज्यादा होते हैं, मैक्सिमम मार्क्स इसी चीज के हैं. फिर आप बोलेंगे दे आर होमोजेनियसली मिक्स इन द मोल्टन स्टेट. सॉलिड में मिक्सिंग नहीं होगी, उसको मेल्ट करना पड़ेगा, मिक्स करना पड़ेगा, फिर बाद में उसको फिर से सॉलिड बनाना पड़ेगा. सॉलिड होने के बाद जो चीज बनेगी उसको अलॉयज करें. तो उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा आपको. आइए मैं एग्जांपल भी दिखाता हूं. आइए कुछ इसके एग्जांपल्स देखते हैं. ये कुछ एग्जांपल्स हैं. मैं फिर वही कहूंगा, अगर आप बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो 2-3 कोई भी एग्जांपल याद कर लीजिए. बोर्ड में जनरली एग्जांपल इज ऑफ योर चॉइस. If you are preparing for competitive exams, then एक पेज पे ये सारे लिखिए, इसको एक एक को याद करिए. एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता. तो आइए आगे चल रहे हैं. इसको आप आराम से बाद में भी नोट कर सकते हैं अगर आपको सारे नोट करने. फिलहाल आप 1-2 नोट कर लीजिए. ये भी अलॉयज हैं. ये तो बड़े इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट. पी ब्लॉक ये आपने प्योरिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स जो चैप्टर था, फिलहाल तो सिलेबस से बाहर हो गया, पर कॉम्पिटिटिव से बाहर नहीं हुआ. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. रॉट आयरन क्या होता है, स्टील क्या होता है, कास्ट आयरन क्या होता है, पिग आयरन क्या होता है, प्लस इसके साथ बाकी चीजें कौन कौन सी होती हैं. जो कार्बन तो आपने पढ़ लिया कि कार्बन इतने परसेंट है, इसके साथ बाकी चीजें कौन कौन सी हैं वो भी पढ़नी होती है. ये आपको प्योरिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में मिल जाएगा, जो जैसे मेटलर्जी जनरली बोलते हैं. तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट. फिलहाल तो आप अभी ये नोट कर सकते हैं. उम्मीद करते हैं आपने ये नोट कर लिया होगा. आगे चल रहे हैं. Why transition element form interstitial compounds? तो पहले तो यहाँ इंटरस्टिशियल कंपाउंड की डेफिनेशन लिखनी है. इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या होते हैं? इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या होते हैं? व्हेन स्मॉल एलिमेंट्स occupy, when small elements like, यहाँ like वर्ड डालते हैं, like हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन ले लो, फ्लोरीन, etc. When small elements like hydrogen, nitrogen, oxygen, fluorine, etc. occupies interstitial voids, like tetrahedral voids or octahedral voids. They change the property of a metal. They change the properties of metal a lot.
change the properties of metal a lot. These new compound formed, these new compound formed, new compound formed are called interstitial compounds. Interstitial compounds. जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, दे आर वेरी लार्ज इन साइज. ये भी आप लिख सकते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर वेरी लार्ज इन साइज. The transition elements are quite large in size. When small elements like hydrogen, nitrogen, oxygen, fluorine occupy interstitial voids, like कौन सी होती है interstitial voids? Tetrahedral void, octahedral voids होती हैं. Tetrahedral voids and octahedral voids होती हैं. They change the properties of a metal a lot. The new compound formed are called interstitial compound. तो यहाँ पे marks के transition elements are quite large in size. Small elements occupy these voids. कौन-कौन से small element? ये कोई भी हो सकते हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एटसेट्रा, जिसके कारण मेटल की प्रॉपर्टीज बिल्कुल बदल जाती हैं, और ये जो नई प्रॉपर्टीज के साथ कंपाउंड बन जाते हैं, इन्हें इंटरस्टिशियल कंपाउंड कहा जाता है. और इससे पहले क्या लिखना है? इंटरस्टिशियल कंपाउंड की डेफिनेशन क्या थी? इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स which are formed by mixing of metals and non-metals. पिछली बार हमने क्या लिखा था? Homogeneous mixture of metals with metal. अब metal with non-metal. What are interstitial compound? Interstitial compound are the mixtures of, homogeneous भी लिख सकते हैं, mixtures of metal and non-metals. फिर आगे आप रीजन देंगे, transition elements are quite large in size. When small elements like hydrogen, nitrogen, oxygen, fluorine, etc. occupy the interstitial voids like octahedral voids and tetrahedral void, they change the properties of metal a lot. These compounds are called interstitial compound. उम्मीद करते हैं ये सारा समझ आ गया होगा, सारा आपने लेक्चर एंजॉय भी किया होगा. अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए. आज के लिए इतना ही. थैंक यू.